जी, कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 38। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बजटिंग के टॉपिक की कंप्रीहेंसिव अप्रोच। आज के लेक्चर में जो कुछ सिखाया जा रहा है, आपको जो चीजें बताई जाएंगी, अगर आप उनको पिक कर लेते हैं और सारी चीजें समझ लेते हैं, इससे पहले चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा आपने बजटिंग में, लेकिन समझ लेते हैं। हालांकि ये चीजें समझने के लिए पहले पढ़ाना जरूरी है, लेकिन मुहावरतन कह रहा हूं। और इसके बाद भी अगर कोई आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जो चीजें आज के लेक्चर में आपको सिखाई जा रही हैं इनको पिक कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप एग्जाम लेवल का क्वेश्चन 70 to 80% तक उम्मीद है अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे कंप्रीहेंसिव अप्रोच का नाम दिया है। और खास तौर पे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आपने जब कभी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब कभी रिवीजन करनी है इस चैप्टर की, तो आपको ज्यादा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, ये वाला लेक्चर देख लीजिए, इंशाल्लाह आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो इसमें हम कंप्रीहेंसिव अप्रोच आपके साथ शेयर करेंगे। एक तरह से ये आपकी रिवीजन क्लास भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज आपकी असाइनमेंट कोई नहीं है, असाइनमेंट सिर्फ यही है कि आपने इस क्वेश्चन को, जो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा वो आपने पिक करने हैं। आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए, ऑनलाइन में जो स्टूडेंट बैठे हैं इनके पास भी आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए, और साथ कोई पेज होना चाहिए, कॉपी पेंसिल, जिसके ऊपर आप कुछ चीजें लिख सके। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमें सेलेक्ट किया, कल ब्रीफली डिस्कस कर लिया था हमने, आज हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, या बल्कि यूं कह लीजिए कि मैं आपसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी आए हमने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने क्यों सेलेक्ट किया है रिवीजन के लिए, इस क्वेश्चन में उसने दो रिक्वायरमेंट्स हमसे पूछी हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों रिक्वायरमेंट्स वो इकट्ठी पूछे। कैश बजट भी पूछ लिया उसने और बजट प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछ लिया, दोनों। तो हम इस क्वेश्चन का लेकिन ध्यान में रखिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं इस क्वेश्चन की मदद से आपको अप्रोच बता रहा हूं कि आपने किस तरीके से बजटिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये ध्यान में रखिएगा। प्रिपेयर मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 31, 2009। पहली चीज ये नोट कीजिए, वो आपको कैश बजट भी पूछ रहा है और फिर उसके बाद बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछ रहा है। दोनों चीजें हमने बनानी है, वरना अभी तक आपने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कभी वो एक चीज कैश बजट की बात करता है रिक्वायरमेंट में और कभी प्रॉफिट एंड लॉस की, इसमें दोनों चीजें। तो आपने अपने माइंड को थोड़ा खोलना है। अब सिर्फ कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना या इनकम एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, बल्कि हर चीज पे आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि इस आइटम का कौन सा हिस्सा कैश में जाएगा और इसका कौन सा हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये जहन में रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, बजटिंग के क्वेश्चन में सबसे अहम चीज क्या है? फॉर्मेट डिसाइड करना। और मैंने आपको बताया दो बड़े फॉर्मेट यूज होते हैं, एक टी अकाउंट फॉर्मेट और एक स्टेटमेंट फॉर्मेट। दोनों फॉर्मेट इक्वली करेक्ट है, आप जिस मर्जी फॉर्मेट के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रिप है स्टेटमेंट फॉर्मेट के ऊपर, उसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर टी काउंट के मुताबिक सॉल्व करना चाहते हैं उसके मुताबिक कर लें। लेकिन हम आपको पता है, मैंने जो आपको अप्रोच सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, सिखाई है, वो टी काउंट वाली अप्रोच है। ठीक है, अच्छा इसमें मुझे बताइए, फॉर्मेट आपने ड्रॉ करना है तो रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल रहा है उसके कितने कॉलम होंगे कैश बजट के? बिल्कुल 3। ठीक है, 3 लेफ्ट पे डेबिट साइड पे और 3 राइट साइड पे। कैसे पता चला 3 कॉलम होंगे? उसने मंथ वाइज का है। अगर वो कहता कि फॉर द क्वार्टर, सिर्फ ये कहता, मंथ वाइज की रिक्वायरमेंट ना होती, तो फिर हम सिर्फ एक कॉलम बना। अच्छा अब इसी तरह नोट कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में वो आपको उसने क्वार्टर एंडिंग का है, मंथ वाइज नहीं पूछा। तो हम जो फॉर्मेट बनाएंगे वो क्या होगा? क्या मंथ वाइज होगा? नहीं, वो पूरे क्वार्टर का एक फॉर्मेट होगा। क्लियर होगी ये बात? रिक्वायरमेंट समझ आ गई किस तरीके से मैं पूछ रहे? बजटिंग के क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट होती है, जल्दी से बताते जाए। नॉर्मली क्या क्या रिक्वायरमेंट हो, या कैश बजट पूछेगा या प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा, या मंथ वाइज पूछेगा या पूरे क्वार्टर पूरे पीरियड का पूछेगा। ये आपने पहले तसल्ली करके रिक्वायरमेंट को समझ लेना है, उसके बाद आगे चलना। क्लियर? और क्वार्टर में अगर वो आपसे पूछे तो आपने क्वार्टर एंडिंग को लाजमी नोट करना है। बाजू का 3 महीने का रिक्वायरमेंट होती है लेकिन 4 या 5 महीनों का डाटा देता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने जो बनाना है कैश बजट या इनकम स्टेटमेंट बनानी है, किस पीरियड की बनानी है, क्लियर होना चाहिए। ये ध्यान में रखिए, दिसंबर, इसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है।
बाकी महीनों का अगर उसने आगे पीछे कोई डाटा दिया हुआ, जो कि नॉर्मली दे देता है, उससे हमने कोई कॉलम ड्रॉ नहीं करना, बल्कि उसकी फिगर्स को यूज करना है, इन 3 महीनों में यूज होगी। क्लियर? रिक्वायरमेंट से पता चल गया कैश बजट के प्रॉफिट एंड लॉस, और ये पता चल गया मंथ वाइज या पीरियड एंड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Smart Limited has prepared a forecast for the quarter ending December 31st, 2009, which is based on the following projection. ये प्रोजेक्शन उसने दी है जिसकी बेस पे हमने इसको बजट बना के देना है। सबसे पहले चीज मुझे बताइए, बजट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेल्स। सेल्स को कहते हैं, ये किसी भी बिजनेस की ड्राइविंग फोर्स होती है। सेल्स बढ़ती है तो नॉर्मली पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट की जो फिगर्स है वो बढ़ रही होती है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, जनरल रूल है। सेल्स कम हो रही है और बिजनेस डाउन हो रहा हो तो उसका मतलब है बाकी के इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज भी डाउन साइड पे जा रही होंगी। तो सेल्स को कहा जाता है ये ड्राइविंग फोर्स है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपने सेल्स की फिगर को कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आपको सेल्स की फिगर वो खुद दे देगा, या आपको कैलकुलेट करना होगा। ये ध्यान में रखिएगा, या तो बजटिंग के क्वेश्चन में सेल्स की फिगर आपको खुद दे देगा, या आपको ये फिगर कैलकुलेट करना होगी। इस क्वेश्चन में देखिए उसने क्या किया है, सेल्स की फिगर उसने खुद से दे दी, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़े, हमें कैलकुलेट नहीं करना। लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो आपको यूनिट्स अलग दे दे, मंथ वाइज सेल प्राइस अलग दे दे, तो आप उसमें भी सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें वो मजीद घुमा सकता है आपको, उसने यूनिट दे दिए और फिर कह सकता है कि यूनिट हर मंथ 4% के हिसाब से इंक्रीज होंगे। उसने प्राइस दे दी और कहा प्राइस हर मंथ 10% के लिहाज से इंक्रीज होगी, या दरमियान में जाके प्राइस चेंज हो जाएगी, ऐसे भी कर सकता है। तो अगर हमसे कैलकुलेशन करवाए तो वो सिंगल रेट प्राइस भी दे सकता है, सेल प्राइस, और उसमें वेरिएशन भी ला सकता है, इंक्रीज डिक्रीज की। आप इंक्रीज डिक्रीज के मुताबिक भी कैलकुलेट कर लेंगे। आपको याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें उसने जीपी रेशो दे दी थी और फिर दरमियान में आके कहा था कि प्राइस, वो कल वाला क्वेश्चन था शायद। तो आप सेल्स की फिगर में कितनी पॉसिबिलिटी, दो बड़ी पॉसिबिलिटीज है। सेल बजटेड के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सेल्स, और सेल्स में पॉसिबिलिटीज क्या है, दो बड़ी पॉसिबिलिटी। या तो सेल्स की फिगर हमें खुद दे देगा या हमसे कैलकुलेट करवाएगा। अगर कैलकुलेट करवाएगा तो वो डाटा सिंपल भी दे सकता है और उस डाटा में वेरिएशन भी ला सकता है, कॉम्प्लेक्स भी कर सकता है, लेकिन उससे कंसेप्ट कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आपने सिर्फ ये देखना है कि एक रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है हमने, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ क्वेश्चन में सेल्स की फिगर को वो कॉम्प्लेक्स करके दे रहा है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ में तो सिंपल यूनिट से रेट को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सम टाइम वो यूनिट्स को चेंज करवाता है ओवर द पीरियड, सम टाइम प्राइस को वेरी करवाता है ओवर द पीरियड। ऐसे क्वेश्चन को आपने हैंडल गौर से देख लेना है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सारी होगी, जिस तरह वो था ना हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला क्वेश्चन, याद है आपको? उसमें भी दरमियान में जाके वो कहता था कि रेट चेंज हो गया है, कभी कहता था क्वांटिटी चेंज हो गई। सिमिलर कंसेप्ट इधर है। आगे सेल्स क्लियर हो गई। सेल्स में हमने सबसे अहम चीज क्या सीखी, या तो गिवन होगी या कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मौजूद है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशंस में कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है, यानी 2 या 3 स्टेप्स में हो सकता है आपको कैलकुलेशन करने का। क्लियर? सेल्स कैलकुलेट कर ली, अगर फार्मूला दिया हुआ था उसने उसकी मदद से कैलकुलेट कर ली, मजा से खुद दी हुई है। ठीक है, मंथ वाइज है, किन महीनों की चाहिए आपको, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस सेल्स का क्या करेंगे? सबसे पहले जी, हाँ जी, सबसे पहले ये सेल्स जाएगी दो जगह पे, दो जगह पे। एक ये टोटल फिगर जाएगी हमारी किस जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये सेल्स इनकम है, ये टोटल की फिगर कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। और दूसरा इंपैक्ट इसका क्या होगा, इसमें देखा जाएगा तकरीबन हर क्वेश्चन में वो सेल्स का ब्रेकअप देता है, कहता है कुछ सेल्स कैश है, कुछ सेल्स क्रेडिट है। कैश सेल्स एज इट इज उसी महीने के कैश में आ जाएगी, और जो क्रेडिट सेल है वो डेटर में जाएगी।
अब अगर तो उसने डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो आपने उस डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की मदद से कैश की फिगर कैलकुलेट करनी है। सम टाइम ओपनिंग क्लोजिंग का बैलेंस नहीं देता, ठीक है, बस वो ये कहता है कि जी क्रेडिट पीरियड इतना है। जब हमें क्रेडिट पीरियड बता देना तो भी ऐसा ही है जैसे उसने हमें बता दिया कि पेमेंट कब हो रही है, पेमेंट क्या हो रही है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हमें क्रेडिट सेल बता दे इतने % है और फिर क्रेडिट पीरियड बता दे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस क्रेडिट सेल जो आज हुई है इसकी कलेक्शन कब होगी। चलिए अच्छा मुझे बताइए, वापस आइए, ये सेल्स है, आपने कहा कि ये सेल्स जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, और साथ ही हमने ये भी एनालिसिस कर लिया इसमें कितनी कैश सेल है कितनी क्रेडिट सेल है। नीचे रहा कैश सेल इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स। इस इंफॉर्मेशन को आपने खास तौर पे अंडरलाइन करा। ये इंफॉर्मेशन लाजमी आपको क्वेश्चन में देगा सेल्स में कितने % कैश है और कितने % क्रेडिट है, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए सबसे पहले ये कैलकुलेट करके बताइए टोटल रेवेन्यू कितना बनता है, फटाफट कैलकुलेट। ये जब मिलियंस में हो ना आप उनको 1000 में कन्वर्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1000 में राउंड ऑफ करके बताइए टोटल कितना, 2829। अब हम ये चेक करते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा फॉर्मेट करके ना बाद में आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको इसलिए नहीं दिया, मैं अगर अभी सोल्यूशन आपको देता ना तो आप इसी के ऊपर टिक लगा रहे होते। मैं चाहता हूं आप अपने हाथ से कैलकुलेशन करें। ये देखिए सेल्स की फिगर आ गई यहाँ पे 7500 प्लस 9900 प्लस 10890 28290 टैली होगी आपकी फिगर। चलिए ये हमारी होगी सेल्स की फिगर। अब वापस आते हैं, इसमें से 20% कैश है और 80% क्या हुई, इसका मतलब है हर महीने का 20% जाएगा कैश बजट में और 80% जाएगा डेटर्स में। एग्री करते हैं इससे? जरा कैलकुलेट कीजिए, इसका अक्टूबर का 20% कितना बनेगा, नोट करें, लिखें लिखें, नोट करें ये फिगर कहीं पे। और क्रेडिट सेल कितनी बनेगी 6000। इसका मतलब है अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें ना आपकी एंट्री हुई कैश डेबिट, डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया हुआ है, अब कैश को डेबिट करना है और डेटर्स को डेबिट करना है। जरा देखते हैं कैश और डेटर्स में यही फिगर डेबिट हो रही हैं। ये हमारा कैश बजट है, देखिए कैश सेल्स एट द रेट ऑफ 20% ऑफ सेल्स। जूम करते हैं हम, ये लीजिए अब ठीक है। कैश सेल्स भाई ठीक है, अब क्लियर है आपको। कैश सेल्स कितनी है 20% ऑफ टोटल सेल्स। यहाँ पे इस महीने में आ गया, फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड में, कैलकुलेशन करके देखे सेम आता है। इसका दूसरा इंपैक्ट किधर जाएगा 80% का, डेटर्स अकाउंट में। अब देखते हैं डेटर अकाउंट में है ये, डेटर्स अकाउंट में देखिए क्रेडिट सेल्स का 80% 6792087112। जरा कैलकुलेट कीजिए हुआ। इसका मतलब ये हुआ बजटिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने सेल्स की फिगर उठानी है या कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद ये लाजमी देख लेना है इसमें कितना पोर्शन कैश का है कितना क्रेडिट का है। टोटल सेल्स जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में और जो कैश का पोर्शन है कैश बजट में जाएगा और जो क्रेडिट है डेटर में। अब डेटर से कलेक्शन कैसे होगी, कलेक्शन कैसे होगी, क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट बता सकता है कौन सी इंफॉर्मेशन उसने हमें दी होगी जिससे पता चलेगा कि डेटर से कलेक्शन कब कितनी होनी है, क्रेडिट पीरियड, बेहतरीन क्रेडिट पीरियड, ठीक है। तो आपकी की फिगर्स नोट कर रहे हैं अभी तक जो ही साइड पे, कैश सेल्स की परसेंटेज, कितने % कैश सेल है, ये आपकी की फिगर है, ठीक है, जो बजट में यूज होगी। और दूसरी आपने क्या बताया, कलेक्शन पीरियड, ठीक है, कलेक्शन पीरियड से। लेकिन अभी हम तरतीब से चलेंगे, मैं डायरेक्ट कलेक्शन पीरियड की तरफ नहीं जा रहा, जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन है। बताइए यहां तक कैलकुलेशन कर लिया आपने, यहां तक साथ है। अब रोज ध्यान में रखिएगा, सेल्स गिवन है या कैलकुलेट की, उसके बाद उसका ब्रेकअप देखा, कैश सेल कितना है, क्रेडिट सेल कितना है। कैश सेल कैश बजट में, क्रेडिट सेल डेटर में,
और जो टोटल सेल्स है प्रॉफिट एंड लॉस में। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंपनी अर्न ए ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑफ सेल्स। दूसरी तीसरी बल्कि की फिगर 20%। कंपनी अर्न ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स। इसका पर्पस क्या है? कोई स्टूडेंट बता सकते? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना। ठीक है, सेल्स से हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे। सेल्स दो जगह पे गई थी, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स किस किस जगह जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स एक जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरी किस जगह पे? इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। जरा कैलकुलेट कीजिए, इसमें इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई? 6000। बाकी की भी कैलकुलेट कीजिए फटाफट। अपने पास नोट कर लें, कहीं प्रॉपर फॉर्मेट नहीं चाहिए, नोट कर लें, लेकिन कैलकुलेशन करते रहें। ठीक है, और थर्ड कैलकुलेट कर लिया आपने। अब असूली तौर पे क्या होना चाहिए? इन तीनों फिगर्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर ली हमने, 1 2 3। इनको ऐड करें तो ये इनकम प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल्स में आना चाहिए। और दूसरा इंपैक्ट इसका क्या है? स्टॉक अकाउंट में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल फिगर आ जाएगी इकट्ठी करके, क्योंकि वो पूरे क्वार्टर का बना रहे हैं, और जो स्टॉक अकाउंट में होगी वो मंथ वाइज होगी। जरा देखते हैं इसी तरह हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारे सामने सॉल्यूशन। इसमें दूसरी फिगर देखें, कॉस्ट ऑफ सेल टोटल देखें, यही आता है 21120, यही आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। 6000 प्लस 7200 प्लस 7920। और यहां पे फिर स्टॉक अकाउंट में देखते हैं, एक मिनट हर्ष है, 7920। हाँ, नहीं ठीक, अच्छा ठीक हो गया ना, ठीक है, वो आगे चेंज हो गया ना। ये तो असल में मैं आपको बताया, ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा। इसमें चूंकि आगे 10% का उसने आपको पता है प्राइस चेंज की है, तो हमने उसका इंपैक्ट लिया, याद है 72.73% कल किया था ना। इस क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ है? इस क्वेश्चन में उसने प्राइस चेंज कर दिया 10%। It intends to increase sale price by 10% from November 1, 2009. Effect of increase in sale price has already been included in the, यानी इसमें उसने इंक्रीज कर दिया हुआ है 10%। इसका मतलब है जब प्राइस इंक्रीज कर दिया तो जीपी रेशियो चेंज हो गई होगी। ठीक है, तो हमने जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है तो अब जीपी रेशियो चेंज हो गई तो हमारा फार्मूला भी चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, कल ये हमने डिस्कस किया था 72.73% आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी तो 80% है ना। प्राइस इंक्रीज होने से पहले कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स? 80%। प्राइस इंक्रीज होने के बाद कितने थे? 72.73%। तो जब हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की है ना हर मंथ की, उसके रिस्पेक्टिव जीपी रेशियो के मुताबिक किया है। रिस्पेक्टिव, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अहम कंसेप्ट क्या है? लेकिन ये तो कैलकुलेशन है, कंसेप्ट क्या है कि हमने सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है और उस कॉस्ट ऑफ सेल्स को इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना है और दूसरा स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट करना है। ये कंसेप्ट है, इसको पिक करें। और कैलकुलेशन क्या है कि इसमें वो जीपी रेशियो कभी कुछ दे देगा, कभी कुछ दे, कभी हो सकता है 20% दे दे, कभी 25% दे दे, कभी हो सकता है कहे एक महीने की 20% है, अगले महीने की 25% है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। कंसेप्ट क्या है कि जो भी सेल्स होगी उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसने जो भी फार्मूला दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है और वो दो जगह पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा स्टॉक में। ये मेन कंसेप्ट। क्लियर हुई ये बात? कैलकुलेशन करें अब जरा। अब जरा 72.73 के हिसाब से कैलकुलेट करें। ये तो 80% होगा ना, इसको तो डायरेक्ट हम 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 72.73% के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी 72.73% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
ये देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो गई हमारे। अब दूसरा ये किधर जानी है, स्टॉक अकाउंट में। स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट, शाबाश, स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ये देखें, ये नीचे कैलकुलेशन शेयर की गई है। इसको 80% के साथ मल्टीप्लाई किया और आगे उसने परसेंटेज चेंज कर दिया, तो हमने उसे उस रिस्पेक्टिव परसेंटेज के साथ कैलकुलेट किया। क्लियर? ये फिगर भी ओके हो गई। अभी तक मुझे रुक के बताइए, अभी तक क्या सीखा? सेल्स गिवन होगी या कैलकुलेट करनी होगी? ठीक है। उसके बाद सेल्स जब कैलकुलेट कर ली किधर जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में, और कैश का हिस्सा कैश में, क्रेडिट का हिस्सा डेटर में। फिर इसके बाद सेल्स का क्या करना होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी होगी। उसने फॉर्मूला रेशो दी होगी, उसको यूज करना। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे उसका क्या करना है? टोटल की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में और मंथ वाइज फिगर स्टॉक अकाउंट में। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, all debtors are allowed 45 days credit and are expected to settle promptly। ये 45 डेज की कहानी हमने कल डिस्कस की थी। नॉर्मली 30 डेज होता है या 6 डेज से हमें कोई लेना देना नहीं। अप्रोच सीख रहे हैं ना, क्वेश्चन में उसने क्रेडिट पीरियड दिया होगा, हमने उस क्रेडिट पीरियड के लिहाज से देखना है कि डेटर से कलेक्शन कब कब हो रही है। हमने उस क्रेडिट पीरियड का मकसद क्या है क्वेश्चन में? वो हमें ये बताए कि डेटर से पैसे कब आएंगे। क्रेडिट पीरियड का मकसद ये है। तो उसने अगर 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया, इसका मतलब क्या है कि जिसकी सेल इस मंथ एंड पे हुई है उसका उस जो डेटर इस मंथ एंड पे है उससे पैसे कब आएंगे? नेक्स्ट मंथ में। अगर 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड हो उससे भी अगले मंथ में आएंगे। ठीक है, क्रेडिट पीरियड का मकसद ये होता है। यहां पे उसने 45 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है। 45 डेज के क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है? अब ये सुने, अब चूंकि उसने वो दरमियान में कट लगा दिया महीने का 15 दिन का ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, अगर वो कहता है क्रेडिट पीरियड 15 दिन है, हम क्या करते हैं? 15 दिन, हम जिस महीने की सेल है ना उसकी आधी सेल क्रेडिट सेल उसी महीने में कैश रिसीव करवाते हैं और आधी 15 दिन की सेल्स अगले महीने में लेके जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, समझ आ रहा है? अगर 15 दिन का क्रेडिट पीरियड होता तो 1 से लेके 15 तारीख की सेल 16 से लेके 30 तक रिकवर हो जाती और 16 से 30 की सेल अगले महीने रिकवर हो जाती। अब यहां पे उसने 45 डेज का पीरियड दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि अब 15 दिन के हिसाब से चलना है हमने फार्मूला। इसका मतलब यह हुआ जो शुरू के जनवरी के शुरू के 15 दिन, फर्ज कीजिए जनवरी का महीना 15 दिन है, इनका कैश कब रिसीव होगा? अगले महीने के आखिरी दिनों में, यानी नेक्स्ट मंथ में रिसीव हो जाएगा। और जो जनवरी 16 से लेके 31 तक का पीरियड है इसका मार्च में क्या है? ये बात समझ आ रही है आपको? 45 डेज क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है कि आपने उस महीने की सेल्स को आधा करना है। आधी सेल यानी शुरू वाले, क्या कहते हैं उसको, फोर्टनाइट कहते हैं 15 दिन को। शुरू वाला जो पीरियड फोर्टनाइट है इसकी कलेक्शन कब होगी? नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी। और जो सेकंड वाला फोर्टनाइट है इसकी नेक्स्ट के बाद वाले मंथ में होगी। ये 45 डेज की बात समझ आई? अगर मुझे बताइए कभी, अब वो अगर 15 डेज कह दे तो वो भी टैकल कर लेंगे। 60 डेज का भी, 30 डेज भी कर लिया हमने, 45 भी 60। अब देखते हैं, अब इस फिगर से हमने क्या कैलकुलेट करना है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो आइए जरा, डेटर्स में क्या हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड की हुई है? बिल्कुल की। क्या एंट्री रिकॉर्ड की हुई थी? ये हमने क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, पहले मैं आपसे ना थोड़ा रिवर्स वर्किंग करवाता हूं। दिसंबर के महीने में जो सेल हुई इसकी कलेक्शन हमारे क्वार्टर में आएगी, पक्की बात है ना? फर्स्ट की ना सेकंड की, ऐसे ही है। नवंबर के महीने की सेल हुई, इसकी कलेक्शन आएगी।
नवंबर के महीने के 2 हिस्से करेंगे। जो सेकेंड हाफ वाली सेल है वो नहीं आएगी, फर्स्ट हाफ वाली आएगी। कैलकुलेट करें कितनी बनती है, 7920 है ना सेल्स, कितनी आई 3960। अब ये देखिए वो कह रहा है नवंबर के महीने की सेल, ये मैंने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर लिखा हुआ है। नवंबर के महीने की सेल दिसंबर में आएगी आदि, ये इंफॉर्मेशन समझ आ रही है। नवंबर के महीने की सेल्स दिसंबर में आ रही है आदि, 45 दिन का। इसको अब नवंबर की और किसी सेल का फर्क तो नहीं पड़ेगा, अक्टूबर पे आ जाए। अक्टूबर में सेल्स किया 6000, ये कब रिसीव होगी, अक्टूबर का पहला हाफ इसकी होगी नवंबर के एंड में यानी नवंबर में, और सेकेंड हाफ की दिसंबर में। कितनी 3000। अब ये देखें 3000 अक्टूबर की सेल नवंबर में आधी मिल रही है और दिसंबर में आधी मिल रही है। भाई ऐसा ही है, समझ आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, कंसेप्ट नहीं है। ये मैं कैलकुलेशन समझ रहा, कंसेप्ट नहीं। कंसेप्ट क्या भला, कंसेप्ट क्या है कि जो उसने क्रेडिट पीरियड दिया हो उस लिहाज से हमने डिसाइड करना है किस महीने में कलेक्शन होगी। वो 30 डेज है, कैलकुलेशन का तरीकाकार कुछ और होगा। 60 डेज है, तरीकाकार कुछ, 45 डेज है, तरीकाकार कुछ और होगा। वो कैलकुलेशन, मैं चाहता हूं आपको कैलकुलेशन में और कंसेप्ट में फर्क महसूस हो। कैलकुलेशन गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती, कंसेप्ट अहम है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। ये 3000 हमारे पास आ गया। आगे चले जी, आगे चलें। अच्छा मुझे बताइए क्या कोई और फिगर भी आएगी हमारे क्वार्टर में कैश रिसीव्ड की? हाँ, अगर बिजनेस पहले से चल रहा है तो कुछ पिछले महीनों की आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले महीनों की फिगर होना भी जरूरी है। यही वजह है कि वो जब बिजनेस पहले से चल रहा हो ना तो हमें पिछले महीनों की इंफॉर्मेशन भी जरूर देता है। किस लिए भला? एक डेटर्स के लिए, एक स्टॉक के लिए, क्योंकि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है खासतौर पे डेटर्स के लिए, क्योंकि डेटर्स की कलेक्शन होती है लेट। तो हमारा जिस क्वार्टर को हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसका पहला मंथ कैसे फिल होगा? उसका पहला मंथ सोचे उस महीने की सेल से थोड़ी फिल होगा, पिछले महीने की सेल से। लेकिन इसमें चूंकि क्रेडिट पीरियड 45 डेज है तो उसे चाहिए हमें एक महीना ना दे, हमें 2 महीने दे, 2 महीने दे। बात समझ आ रही है क्यों? 45 डेज है ना, क्योंकि एक तो अगर हम खड़े हैं किस अक्टूबर में, अक्टूबर के महीने में सोचें कौन कौन सी कलेक्शन होगी, एक सितंबर की होगी और एक अगस्त की भी होगी, अगस्त की सेकंड हाफ की, ठीक है, अगस्त की सेकंड हाफ। तो दो देखिए क्वेश्चन में उसने इंफॉर्मेशन दी है, बिल्कुल दी, उसने अगस्त की भी दी है, सितंबर की भी दी है। अब अगस्त की फिगर कितनी है? 3 था। ये कब रिसीव होगी? अच्छा मुझे ये बताइए अगस्त में जो उसने अमाउंट दी हुई है रिसीवेबल है, ये फर्स्ट क्वार्टर की है या सेकंड की है? अब सोच रहे हैं ना फर्स्ट की होगी कि सेकंड की होगी? मेरा भी ख्याल है सेकंड की होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर की जो है वो सितंबर में क्लियर हो गई होगी, ये सेकंड की होगी। तो इसका मतलब है ये सारी की सारी कब आगे क्लियर होगी? 3000 क्लियर होती है चीज, ठीक। 3000 भैया ओके कर दो इसको, ये समझ आ गया। फिर बताइए ओपनिंग में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, ओपनिंग में जो बैलेंस, अब दूसरा, अब कौन सा महीना है? सितंबर का। ये क्या हो गया, रिस्टार्ट हो, कोई बात नहीं। ओपनिंग में जो पड़ा हुआ है सितंबर का वो कब क्लियर होगा? अब देखें इसका 2 हिस्से करेंगे। जो सितंबर का पहला हाफ है ना, पहले हाफ की वो होगी अक्टूबर में,
जी जी जी, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, वो आ रहा है उसको कर रहे हैं। अब जो सितंबर के महीने की सेल है, दूसरी सेल सितंबर के महीने की है ना, उसके भी दो हिस्से करेंगे। अब जो पहला फर्स्ट हाफ है, ये सेल कब होगी भला? अक्टूबर में। और जो सेकेंड हाफ है वो नवंबर में होगी। भाई ये बात समझ आ रही है? वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? 45 डेज का हिसाब लगाना आता है ना, कि 45 डेज कब पूरे हो रहे हैं। तो बताइए सितंबर की जो फर्स्ट हाफ की सेल है वो उसकी कलेक्शन कब आएगी? अक्टूबर में। और जो सितंबर का सेकेंड हाफ की सेल है नवंबर में। इसका मतलब है इसके दो हिस्से करके आधा अक्टूबर आधा नवंबर। बताइए ऐसे ही होगा? टोटल कितनी है क्रेडिट सेल? 6000। आधा आधा किया तो कैलकुलेट करें अपने हाथ से। 250 हो गया। इसमें दोनों सेल्स पड़ी है, मैंने टोटल किया हुआ दोनों का ओपनिंग बैलेंस के तौर पे। ठीक है, तो यहां पे देखें 2800 इधर और 2800। क्लियर हुआ? अच्छा यहां पे रुक जाए। अब मुझे बताइए, अब क्वेश्चन में, बजटिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चीज या गिवन होगी या कैलकुलेट करनी है? जब कैलकुलेट कर ली क्या करना है? टोटल सेल ले जानी है इनकम स्टेटमेंट में, और जो बाकी सेल्स है उसके दो हिस्से करने हैं। कैश सेल जाएगा कैश बजट में, और क्रेडिट सेल जाएगी डेटर्स में। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला उसने दिया होगा, वो कभी कम्प्लेक्स कर देगा लेकिन वो सिर्फ कैलकुलेशन होगी। कंसेप्ट क्या है? जो भी उसने रेशियो दी हुई है, एक या दो, बात का हो सकता है कि दो प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट, नो प्रॉब्लम। एक फार्मूला, जितना भी उसने फार्मूला जो भी दिया हुआ है उसके मुताबिक कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स किधर जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। और मंथ वाइज कॉस्ट ऑफ सेल्स किधर जाएगी? स्टॉक के क्रेडिट में। यह है क्लियर? फिर इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन उसने क्या दी? डेटर्स का क्रेडिट पीरियड। डेटर्स का क्रेडिट पीरियड उसने क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, कैलकुलेशन तो जाहिर है चेंज करवाएगा, कभी 30, कभी 45, कभी 60, कुछ भी दिया हो, उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी कलेक्शन कब आ रही है। तो जिस महीने की अगर 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है, जिस महीने की क्रेडिट सेल है उससे अगले महीने में। क्लियर? 45 डेज है, 45 डेज का हिसाब लगाएंगे, 60 डेज है, 60 का हिसाब लगाएंगे। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। अब यहां तक हमने समझ लिया। अब जी सेल्स कौन सा? कैश। हाँ देखिए, कैश रिसीव किस किस महीने में होगा, सेल किस किस महीने में, ये तो उसने खुद बता दिया ना। ये तो हमें मंथ वाइज, ये मंथ वाइज तो उसने खुद दी हुई है, ये मंथ वाइज हमने क्लासिफाई की हुई है। और किस इंफॉर्मेशन की बेस पे की है? क्रेडिट पीरियड की बेस पे। उसने जो भी क्रेडिट पीरियड दिया हुआ ना, आपने दिन गिनने किस महीने में जाके कलेक्शन ड्यू हो रही है। जिस महीने में क्रेडिट पीरियड खत्म हो रहा है उस महीने की कैश फ्लो में आ जाएगा। क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको हर इंफॉर्मेशन का यूज आ गया ना, तो बचने के क्वेश्चन में कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन। आगे चलते हैं। स्मार्ट लिमिटेड फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये इंफॉर्मेशन उसने क्यों दी है? क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए, कि अगले महीने की सेल को इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक है, अगले महीने की जितनी सेल है वो इस महीने का, या जिसको हम इंटरप्रेट करके चेंज करके क्या कहते होते हैं कि जो इस महीने की सेल है वो इसका, लेकिन सेल से क्या मुराद है मेरी? कॉस्ट ऑफ सेल। शाबाश, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हमें हर महीने की पता है। अब इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कहां होने वाला? स्टॉक अकाउंट में, उसके ओपनिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करेंगे। एग्रीड? अब कैलकुलेशन करें, एक एक कैलकुलेशन आपने देखनी है कैसे हुए। स्टॉक अकाउंट में आए, ये आ गया स्टॉक अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कर लिए थे। अच्छा अब मुझे बताइए, इस अक्टूबर के महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स है 6000। अक्टूबर के महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स है 6000, तो ये अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस ही होना चाहिए जो उसने कहा। देखिए कैलकुलेशन कभी कहेगा 80%,
कभी कहेगा 50%। कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट क्या है कि उसने जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी मदद से हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना। 6000 अक्टूबर के महीने की सेल्स है, पॉलिसी के मुताबिक क्या करना है, ये मेंटेन करना है। ओपनिंग में आ गया क्या नहीं? देखिए मंथ को मैच कर देना, मंथ में गलती नहीं करनी, इधर कोई और मंथ उधर कोई और मंथ। यही था ना, जो अगले महीने की सेल है पिछले का क्लोजिंग स्टॉक, और पिछले का क्लोजिंग इज इक्वल टू अगले का ओपनिंग। तो जो जिस महीने की सेल उसका ओपनिंग। 6000 का 6000, 7200 का 7200, 7920 का 7920। एग्री करते हैं? पॉलिसी के मुताबिक है। चलें जी, इसको भी मैं ओके कर रहा हूं। अच्छा अब बताइए, क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर सकता हूं? वो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? अगले महीना। शाबाश, बिल्कुल। ये ओपनिंग था, इसका पिछले का क्लोजिंग होगा, इसको छोड़े। 7200 ओपनिंग है नवंबर का, अक्टूबर का क्या होगा? 7920 ओपनिंग है दिसंबर का, नवंबर का क्या होगा? क्लोजिंग। इंटरेस्टिंगली दिसंबर के महीने का क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करें, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं। अगर समझ आ रही है तो आप बताएंगे। जनवरी के महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स, शाबाश, कैलकुलेट करें अपने हाथ से, कैलकुलेट करें 7273। और इसको आपने वो 10% वाले चेंज वाले फार्मूले से की है ना, 7273 वाला। हा? क्या आया? 72 नहीं, अच्छा सच में यही आ गया? चलिए ये देखिए, ये हमने ये क्यों, अच्छा अब आपको समझ आई होगी अगले महीने की सेल्स क्यों देता है। अगले महीने की सेल्स क्यों देता है? आपसे कोई पूछे बजटिंग में अगले महीने की सेल्स क्यों देता है? ओके, ताकि कॉस्ट ऑफ सेल से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सके, ये रीजन होती है। वरना अगले महीने का थोड़ी बजट बना रहे हैं हम। हर इंफॉर्मेशन की रीजन है ना, वो रीजन समझनी है हमने। 7273 पे पहुंच गए, हर एक ने कैलकुलेशन कर ली। ऑनलाइन वाले भाई आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर ली, 7273 जवाब आ गया। ये 10,000 कहां से आया पता है? ये 8/11 कहां से? ये 80/110 है। और 80/10 कैसे आया? वो फार्मूला से चेंज होने के बाद। आगे चले, अब ये क्लोजिंग स्टॉक भी टिक कर दूं। अच्छा मुझे बताइए, अगर सारी तीनों फिगर्स हमने बना ली हैं तो अब क्या करना है? परचेजेस 7200 9207, और इसके साथ वही सलूक करना है, इसके साथ वही क्या जो सेल्स के साथ किया था। शाबाश, रिवाइज करवा दे हमें, सेल्स के साथ क्या किया था? जो टोटल सेल्स थी उसके दो हिस्से किए थे, कैश वाला उसी महीने में डाल दिया था, क्रेडिट वाला डेटर में। अब परचेजेस है, इसके साथ क्या करना है? इसके भी दो हिस्से कर। इसका मतलब है क्वेश्चन में उसे इसकी भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, दी होगी। कैश का जितना होगा वो कैश में चला जाएगा, और जो क्रेडिट का जितना होगा क्रेडिटर में। और फिर क्रेडिट के साथ भी वही सलूक करेंगे जो डेटर के साथ किया था। क्या उसने उसका क्रेडिट पीरियड दिया होगा, हमने कैलकुलेट करके मंथली पेमेंट कर देनी है। बात समझ आ रही है? यहां से एक तरह से हमारी रिवीजन हो रही है, रिवीजन में भी रिवीजन। सेल्स को रिवाइज कर लिया, अब यह सेल्स की रिवीजन हो रही है परचेजेस में। भाई समझ आ गया क्या करना है? परचेजेस कैलकुलेट कर ली। परचेजेस कैसे कैलकुलेट की थी? स्टॉक अकाउंट से। स्टॉक अकाउंट से फिगर कहां से आई थी? कॉस्ट ऑफ सेल्स की सेल से, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस की उसने पॉलिसी बताई थी। डन। चलें अब देखते हैं परचेजेस की। परचेजेस की फिगर नोट कर ले, एक दफा कैलकुलेट कर लें कि यही आती है, तसल्ली कर लें। एक आधी फिगर यही आती है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ। आगे चलें। ऑल क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग डिलीवरी। क्रेडिट पीरियड क्या है? 1 मंथ 30 डेज। यानी इस महीने के क्रेडिट सेल कब होगी? क्रेडिट परचेज अगले महीने पे करनी है, अगले महीने की उससे अगले महीने। भाई ऐसे ही है। अच्छा एक मसला मेरे जहन में आ गया, बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं? दिमाग लड़ाएं।
नहीं वो तो उसने आगे दे दिया हुआ ना, वो तो दे 10% ऑफ ऑल परचेजेस आर कैश परचेजेस। ये इससे पहले एंड पे कैलकुलेशन आपने की थी स्टॉक की, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इसके मुताबिक जो आखिरी महीना क्वार्टर का दिसंबर के, ये तो समझ आ गई ना आपको, 10% कैश है 90% क्रेडिट है, परचेजेस में से 10% कैश में चली जाएगी, 90% किधर जाएगी, क्रेडिटर में, और क्रेडिटर की फिर पेमेंट कैसे होगी, अगले महीने। अब मसला मैं नहीं बताऊंगा, मसला आप खुद से सोचिएगा, अभी आएगा। यस यस बिल्कुल सही, लेकिन दूसरों को भी सोचने दें। परचेजेस ठीक है, अब परचेजेस का 10% लेके जाना किधर, कैश में, और 90% लेके जाना किधर, क्रेडिटर में। जरा देखे यही होता है सैंपल बेस पे, कोई स्टूडेंट फर्स्ट फिगर का 10% ले ले, कोई सेकंड का, कोई थर्ड का, 10 और 90, कोई इसका 90% ले ले, कोई रैंडमली सारे बांट ले, और देखे फिगर सही आ रही है कि नहीं। 10% मैं लेके जा रहा हूं कैश में, देखिए कैश पेमेंट में, देखिए 10% है, डन, तीनों का 10% है। अब इसका 90% किधर जाना है, क्रेडिटर में। देखते हैं नीचे क्रेडिटर में, देखिए 90% क्रेडिट परचेज का 90%, देखिए यही है, यही है, क्लियर। जिसका पॉइंट में आया मैंने, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, ये 6545 है, राउंड ऑफ करके 46 कर सकते हैं, क्लियर हो गया। जिस तरह सेल्स के दो हिस्से किए थे, एक हिस्सा कैश में दूसरा हिस्सा डेट, एग्जैक्टली उसी तरह परचेजेस के दो हिस्से किए, एक कैश में दूसरा क्रेडिटर में। अब क्या करना है, क्रेडिटर को पेमेंट, जैसे डेटर को पेमेंट करवा रिसीव की थी, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, इसका क्रेडिट पीरियड क्या है, 1 मंथ, इसका मतलब है अगले महीने पेमेंट होगी, ठीक है। अब मुझे बताइए ये है इसका कलेक्शन और ये है इसकी पेमेंट, पेमेंट ऑपोजिट साइड पे आती है ना। अच्छा मुझे बताइए अक्टूबर के महीने का बैलेंस 6480 कब पे होगा, नवंबर में। नवंबर के महीने का बैलेंस कब पे होगा, दिसंबर में। दिसंबर के महीने की कब पे होगी, लेकिन वो है ही नहीं। जिंदगी आसान भी होगी और मुश्किल भी होगी। आसान कैसे हो गई कि इसकी एंट्री करनी नहीं है, और मुश्किल कैसे हुई कि इसका मतलब ये है अक्टूबर में भी तो कोई कैश पे किया होगा, जो सितंबर में परचेजेस की होंगी। सितंबर में परचेजेस कैसे आएंगी, जिस तरह सेल्स की कैलकुलेट की थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की थी, उसी तरह ये परचेजेस भी यहां से कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस मंथ का, अब मसला समझ आ गया ना आपको। ये दो तो आपने बड़ी आसानी के साथ कर लिया। ये अक्टूबर सितंबर के महीने का बैलेंस चाहिए हमें, सितंबर के महीने के क्रेडिटर का बैलेंस चाहिए, सितंबर के महीने की क्रेडिट परचेजेस का बैलेंस चाहिए। क्यों चाहिए, ताकि उसकी, अब देखिए डेटर में भी ये था, लेकिन डेटर में उसने हमें दे दिया था। सोचे क्रेडिटर में उसने दिया बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस सीधा तो नहीं दिया, सीधा तो नहीं दिया, लेकिन होना, इस बात पे कन्विंस है ना, होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा ना, बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। ये है ओपनिंग बैलेंसेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक इनटू क्रेडिट रेशियो। देखिए ओपनिंग स्टॉक जितना भी पड़ा हुआ है खरीदा है, ओपनिंग स्टॉक जितना भी पड़ा हुआ है खरीदा है, खरीदा ही है ना, चोरी तो नहीं की, खरीदा ही है ना। तो जितनी ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले महीने की परचेजेस नहीं है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक में तो जो हमने खरीदा है वो कैश में भी खरीदा होगा, क्रेडिट में भी खरीदा होगा। तो हमें कितना चाहिए, जो क्रेडिट में खरीदा है। पहले सोचें ये कंसेप्ट सही है कि नहीं, कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमने किसी से खरीदा जरूर है, और खरीदा कैश में भी है और खरीदा क्रेडिट में भी है। अब ओपनिंग स्टॉक की फिगर तो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक की फिगर कैलकुलेट कर ली ना, ओपनिंग स्टॉक की फिगर मौजूद है, उससे क्रेडिटर की फिगर क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ओपनिंग स्टॉक से ओपनिंग क्रेडिटर की फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि जो भी स्टॉक है हमने परचेज किया हुआ है और उसमें जो कैश वाला हिस्सा निकाल दें अगर, तो बाकी क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगे। भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे ही होगा ना। देखें तो अब आप खुद कैलकुलेट करें। ओपनिंग स्टॉक कितना आया था? 6000। और उसका ये तो टोटल परचेज किया था ना आपने। ये पिछले 6000 असल में पिछले महीने की परचेजेस थी, पिछले महीने की परचेजेस थी, जिसका 10% पे हो गया उसी महीने में, और 90% क्या है? वही तो क्रेडिटर का बैलेंस है। ये कंसेप्ट नया होगा आपके लिए, हाँ, कि ओपनिंग, लेकिन देखें है कंसेप्चुअल ठीक, कि जो भी ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो पिछले साल खरीदा है, जो पिछले साल खरीदा है उसका कैश अलग कर ले, बाकी क्रेडिट। क्यों? पिछले महीने, सॉरी, क्यों? क्योंकि पिछले महीने हमने जितना भी स्टॉक खरीदा है उसकी 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं की होगी, क्रेडिट की नहीं की होगी ना। क्यों नहीं की होगी? वो है ही 30 दिन का पीरियड। तो असल में हम क्या कर रहे हैं? असल में हम मालूम कर रहे हैं कि जो प्रीवियस मंथ है सितंबर, उसकी टोटल परचेजेस कितनी है, वो उसका टोटल स्टॉक उसमें से कैश का पोर्शन अलग कर दिया और क्रेडिट का पोर्शन अलग कर दिया। क्रेडिट हमारा ओपनिंग बैलेंस। डन जी। चलिए इसको भी टिक कर दो। ये 5400 ओपनिंग कैलकुलेट किया है हमने, बैलेंसिंग पे नहीं आए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यहां पे रुक जाते हैं फिर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये वो एरिया है जो तकरीबन कॉमन है बहुत से क्वेश्चंस में, और यही मेजर एरिया है। बाकी इसके बाद आसान एडजस्टमेंट है। बस्टी के क्वेश्चन में कहानी शुरू कहां से होगी? कितनी तरह से हमें वो सेल प्रेजेंट कर सकते, या तो एज इट इज दे देगा या हमें कोई कैलकुलेशंस देगा। कैलकुलेशन में वो डिफरेंट, ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट का ये रेट है, कैलकुलेट कर लो, टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। सेल्स को कैलकुलेट कर लिया, गिवन है तो एज इट इज, नहीं तो कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद उसका क्या किया? कैश और क्रेडिट को लैदा किया। अब देखे सेल्स 3 जगह पे गई, जो टोटल सेल्स है वो प्रॉफिट लॉस में, जो कैश रिसीव्ड है वो कैश में, और जो क्रेडिट सेल है वो डेटर्स में। ठीक है। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन क्या दी उसने हमें? जीपी फार्मूला, जिससे हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट किया आपने, टोटल किधर गया? प्रॉफिट और लॉस में। और फिर इसके बाद मंथ वाइज स्टॉक अकाउंट में, स्टॉक अकाउंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन क्या थी जे? क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड वो हमें किस लिए देता है? पेमेंट देखने के लिए। ये डेटर्स के केस में भी देगा, क्रेडिटर के केस में भी देगा। डेटर के केस में दिया है तो हमने इसे कैलकुलेट करना, क्योंकि जो मंथ वाइज क्रेडिट सेल है वो तो हम इनपुट कर चुके हैं डेटर में। अब उसके पैसे कब कब आएंगे ये हमने कैलकुलेट करना है क्रेडिट पीरियड से। तो 30 डेज है या 45 डेज या 60 डेज है, उसके मुताबिक आप कैलकुलेट करके उसको कैश रिसीव कर देंगे। ठीक है। डेटर्स के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा और कैश में डेबिट हो जाएगा। भाई ये बात समझ आएगी। सिमिलर एडजस्टमेंट क्रेडिटर के केस में आएगी। ठीक है। अब स्टॉक में आपने उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह को इंक्लूड कर दिया। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहां से आया स्टॉक का? उसने इन्वेंट्री लेवल बताया होगा, इन्वेंट्री लेवल से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन कर लिया। नॉर्मली क्या कहता है? अगले महीने का जितनी भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आपको पिछले का क्लोजिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे फिर बैलेंसिंग फिगर परचेजेस आ जाती है, परचेजेस को क्रेडिटर में लिख दिया, क्रेडिटर से फिर कलेक्शन क्रेडिट पॉलिसी के मुताबिक कर ले। यहां तक क्लियर है? ठीक। ये हमारा मेन एरिया था जो हमसे वो अक्सर बजटिंग के क्वेश्चन में पूछता है। आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इन सब के साथ फेमिलियर होना चाहिए। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, इसका इंपैक्ट क्या होगा?
इस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट क्या होगा? ठीक है, ये तो आगे कैलकुलेशन वाली आ गई। इस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट क्या होगा? क्रेडिट पीरियड। इस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट क्या होगा? स्टॉक मेंटेनेंस, ओपनिंग क्लोजिंग कैलकुलेट करना है। इस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट क्या होगा? ये डेटर की तरह उसने पेमेंट पीरियड दिया हुआ। क्लियर हो गया? ये अगर चीजें आपको समझ आ गई है ना, इसका मतलब है आप कोई भी बजटिंग का क्वेश्चन मोर देन 50% कर सकते हैं, यहां तक भी अगर हम रुक जाए तो। लेकिन फिर बता रहा हूं, कैलकुलेशंस में घुमाएगा वो, कंसेप्ट नया नहीं आएगा इंशाल्लाह, कैलकुलेशन में घुमाए। आगे चल के मैंने देखा कुछ क्वेश्चन में उसने वो 3-4 तरह की सेल्स दी हुई है और हर एक के लिए अलग-अलग प्राइस दे रहा है। वो सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा है, कंसेप्ट नहीं है ज्यादा, ये ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर अक्टूबर आर एस्टिमेटेड एट ₹300,000. 50% of these expenses are fixed, whereas remaining amount varies in line with value of sales. यानी मार्केटिंग में टोटल 3 लाख है, 1.5 लाख फिक्स है और 1.5 लाख क्या करेगा? वेरिएबल। सेल्स के लिहाज से वेरी हो रहा है, तो यह जरा देखते हैं टोटल कितना आया? 3 लाख। अच्छा, अब जरा मुझे यह बताइए, इसमें मैं एक्सपेंसेस में आता हूं, बजट में। मार्केटिंग एक्सपेंसेस है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड 450 कैसे आया? 150 into 3। अच्छा, मार्केटिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल कैसे आया? ये देखिए, इसको बजट में देखते हैं हम। मार्केटिंग एक्सपेंसेस ये फिक्स्ड है, 150 150 150 फिक्स्ड है, टोटल इनकम स्टेटमेंट में चला गया। वेरिएबल कैसे कैलकुलेट हुआ? उसने कहा था 3 लाख में से 150 है हमारा फिक्स, बाकी वेरिएबल है। अच्छा, उसने सिर्फ इतना कह के रुक क्यों नहीं गया कि वेरिएबल है? आगे ये क्यों कहा कि ये सेल्स के साथ इसकी अलाइनमेंट है, ताकि अगले महीनों का एक्सपेंस कैलकुलेट कर सके हम कितना है। जब अगले महीनों का एक्सपेंस होता है ना, ठीक है, वो या तो सेल्स के साथ रिलेट करवाता होता है, और अगर आपको याद हो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी और इसमें भी, या तो जब एक महीने से दूसरे महीने में जाता है ना, एक्सपेंस सेम नहीं रखता, क्योंकि उसने कैलकुलेशन चेक करनी है। कैलकुलेशन या तो करेगा किसी ना किसी चीज के साथ अलाइन कर देगा सेल्स के साथ, या क्या करता है, वो कहता है हर महीने 2%, 3%, 4% से इंक्रीज हो रहा है, तो हमने वो इंक्रीज करना होता है। जरा कैलकुलेशन करके देखें, सेकंड और थर्ड मंथ में वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कैलकुलेट अपने हाथ से कैलकुलेशन करके देखें, हाथ से। जब तक कैलकुलेशन नहीं करे तसल्ली नहीं होती। मैं जब क्वेश्चन कर रहा होता ना, 4-5 20 भी होता है ना, जब 20 मैच कर जाता है ना, एक हल्की सी खुशी होती है, हल्की सी खुशी जरूर होती है। जब बड़ी फिगर मैच हो जाए उसकी तो क्या ही बात है। तो ये खुशी फील करें, जरा कैलकुलेशन करें और खुशी फील करें। वेरिएबल टैली हो रही है फिगर्स। चलिए आगे चलते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस आर 2 लाख ड्यू टू इन्फ्लेशन। अच्छा, दूसरी एडजस्टमेंट ये चेक कर ली, एक में उसने अलाइनमेंट कर ली, दूसरे में 2% का। कोई भी एक्सपेंस हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कंसेप्ट क्या है कि अगर उसने परसेंटेज दे दी है, हमने उसको इंक्रीज करते जाना। ठीक है, हमें तो नहीं एडमिन है कि मार्केटिंग है कि रिपेयर, जो भी हो इंक्रीज करते जाना, कर लेंगे इंक्रीज। पहले महीने का कितना है? 2 लाख। दूसरे का कितना होगा? 2.4, और आगे से चेंज होता जाएगा। क्लियर? फिर है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड, हाँ ये अच्छा, बाकी तो क्वेश्चन हो गया, सिर्फ डेप्रिसिएशन रह गया ना, बाकी क्वेश्चन हो गया, नो प्रॉब्लम। डेप्रिसिएशन को भी देखते हैं, डेप्रिसिएशन को भी देखते हैं। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है और एक डिस्पोजल है, ऐसा ही है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है, डिस्पोजल है। डिस्पोजल कैसे होती है? डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, डिस्पोजल अकाउंट बनाए। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए, डिस्पोजल अकाउंट से हमें चाहिए क्यों डिस्पोजल अकाउंट बनाना? उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल है वो बजटेड में जाएगा, ठीक है, उसके लिए चाहिए। अच्छा,
अब ये रफ सा बना लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कॉस्ट कितनी है 1250, ये कैलकुलेशन की थी कल हमने। कॉस्ट इधर आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये मुझे याद आया, जब मैं स्टूडेंट था मैं उस वक्त भी ये गलती किया करता था। उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट की ओपनिंग डेट पे दी होती थी और ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज करवाता था, और मैं उस वक्त भी एज इट इज डिस्पोज कर देता था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो उसने फिगर दी हुई है ना, ये स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर की है। डिस्पोजल कब हो रही है ये आप नोट कीजिए। हाँ, उसने फिगर्स दी हुई है अक्टूबर 1 की, डिस्पोजल हो रही है अक्टूबर 31 के महीने बाद। तो इसका मतलब है इसकी महीने की डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज करनी है। कॉस्ट 1250 है, बुक वैल्यू है 500, जो कि 40% ऑफ कॉस्ट है। ग्रॉस अप करके 500 डिवाइडेड बाय 0.4, 12 कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। 1250 कॉस्ट है, 500 बुक वैल्यू है, क्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई 750। ये क्लियर है 750। अब इसके बाद क्या करना है, डेप्रिसिएशन एक महीने की जो क्या है 1250 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 1/12 कितनी आई 15.63, 16 कर लें, 15.6 भी कर सकते हैं। अब इसका डेप्रिसिएशन हो गई। अब क्या किया हमने, अब इसको कितने में बेचा, ट्रेड इन अलाउंस कितना आया। बेसिकली ट्रेड इन अलाउंस का मतलब है कि एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज, इसका आप नेट भी कर सकते हैं, लैदर अदा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेट का मतलब क्या है कि 2 लाख का नया एसेट था, 3 लाख ट्रेड ऑफ डिस्काउंट हुआ, 17 लाख पे कर दिया। आप 17 लाख नेट पेमेंट भी शो करवा सकते हैं, या 3 लाख रिसीट साइड पे और 20 लाख पेमेंट साइड पे ये भी शो करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहां पे ट्रेड इन अलाउंस यही है ना, जो जितने का एसेट बिकता है वो इधर ही आता है ना, 3 लाख, 3 लाख क्या क्या राउंड ऑफ करके 300 में देगा 300। अब इसका डिस्पोजल अकाउंट, इसमें न्यू एसेट ऐड करने की जरूरत नहीं, उसको लदा से ट्रीट कर ले, लदा से आ जाएगा। ये कितना यार प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल 184, ये हमारा किधर जाएगा वाला प्रॉफिट एंड लॉस में। ये फिगर जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में और ये फिगर जाएगी कैश में। कैश ये सर में कैश रिसीव्ड है, लेकिन फिर बता रहा हूं, चाहे तो कैश रिसीव्ड लैदा 300 और 2000 लैदा कर ले, चाहे नेट कर ले। आई के अपने सोल्यूशन में इसको नेट किया हुआ है, वो भी ठीक है, लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो एक्सचेंज ना करवाए, तो आप कहें सर उस क्वेश्चन में तो डिस्पोजल अकाउंट में से कैश में कोई फिगर गई नहीं थी, अब कैसे आ गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड इन नाउ से एक तरह से वो हमें कह रहा है ये पकड़ो 300 और अब मुझे दो 2000, नेट इंपैक्ट यही है ना। क्लियर हुआ ये सर? वो पीएनएल की फिगर इस तरह क्या, और इधर आनी है, चलो ठीक है ठीक है, इधर आ रही है, ओके ओके ओके। पी एंड एल कितने 18। अच्छा ये क्या, ये इस साइड पे आ जाए तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, शाबाश। क्योंकि वो आपको सिखाते थे ना एंट्री, ये सारा कुछ उठा के डेबिट कर दो और ये सारी साइड क्रेडिट कर दो, ये सिखाते थे एंट्री के नहीं डिस्पोजल में, नहीं हमें तो सिखाई थी। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होनी है, ये कल करवाई थी कि नहीं, हाँ इसमें कैलकुलेशन शो करवाई थी हमने, वो दोबारा करवाने की जरूरत है कि नहीं। चले वो वैसे भी अकाउंटिंग में आपने बेतहाशा दफा सीखी होगी, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपने इस क्वेश्चन को, बजटिंग के क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है। देखिए जिस स्टूडेंट को एक चीज बता दूं मैं, जिस स्टूडेंट को ये पता है ना कि क्वेश्चन की किस इंफॉर्मेशन का किस जगह पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो बजटिंग का मास्टर है। बजटिंग का मास्टर वो नहीं है जिसने 10,000 क्वेश्चन कर लिए बजटिंग के,
बजटिंग का मास्टर वो नहीं है जिसने 10,000 क्वेश्चन कर लिए बजटिंग के। बजटिंग का मास्टर कौन है? जिसको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, नहीं भाई मैं भी नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ मैं, तो ऐसे ही हो सकता। मेरी कोशिश होती है थोड़ा जरा स्मार्ट वर्क की तरफ, थोड़ा काम कम करने की आदत है, तो कुछ ना इस तरह के। लेकिन मुझे ये बताइए बजटिंग में गुरु कौन है, मास्टर कौन है? कौन स्टूडेंट है हम में से जो इसका मास्टर बनेगा? हाँ इंशाल्लाह। तो मास्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? आपको पता हो क्वेश्चन की किस इंफॉर्मेशन का किस जगह पे क्या इंपैक्ट आएगा। अब मैं ना चलते चलते पता क्या करूंगा, मैं कुछ चीजें लिख के लेके आया करूंगा घर से हर रोज, ठीक है? वो कुछ पुराने टॉपिक से भी हो सकता है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन में जो उसने इन्वेंट्री लेवल दिए हुए हैं उसका क्या ट्रीटमेंट है, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्यों दी होती है, आपने मुझे बताना है। सर वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। फिर मैं पूछूंगा जीपी रेशियो दी होती है उसका मकसद क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। फिर मैं पूछूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या करना होता है, आपने मुझे बताना है। सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो उधर डायरेक्ट ले जाओ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे तो फिर स्टॉक में ले जाओ। स्टॉक में क्यों ले जाए? फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा अगर क्रेडिटर के अकाउंट में से ओपनिंग बैलेंस हमने निकालना है वो कैसे निकलेगा? डेटर्स का स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है वो कैसे निकलेगा? उसके लिए तो अगले महीने की इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ मेरी इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप है। सिर्फ कल क्वेश्चन करना मकसद नहीं है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, बल्कि उससे कंसेप्ट सीखना हो। कुछ को समझ आए? चलिए आज आप इसी क्वेश्चन को आप खुद अपने हाथ से कंप्लीट करें एक दफा, लेकिन कैलकुलेशन इस सोच के साथ नहीं कि क्वेश्चन करना है, इस सोच के साथ कि हर इंफॉर्मेशन को पढ़ के पहले खुद सोचे क्या इंपैक्ट आएगा, फिर वो इंपैक्ट लेके आए, फिर सोल्यूशन देख लें क्या मेरी फिगर्स ठीक है तो अगली एडजस्टमेंट में चले, या सारा क्वेश्चन करके भी देख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। क्लियर? आज कुछ भी नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन रिकमेंडेड है कि जो हमने क्लास में किया एक दफा आप अपने हाथ से, अच्छा क्वेश्चन, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, मास्टर बजट भी है इसमें और इनकम स्टेटमेंट भी। क्लियर जी? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।